अनमोल हुदा। जैसा कि हम HEC यूसेट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए हम वर्बल रीजनिंग का पोर्शन, एसे राइटिंग का पोर्शन और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन कवर कर चुके हैं। अब हमारा जस्ट साइंस सब्जेक्ट्स का पोर्शन रहता है, तो आज हम उसके चैप्टर वाइज लेक्चर सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लाई हूँ जो कि आप मेरी तरफ से अपने लिए बहुत बड़ा गिफ्ट समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं फिजिक्स के वो नोट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज की इस वीडियो में, जिनको बनाने में मुझे काफी टाइम लगा था। और वो टॉपिक, जिस टॉपिक के मैं नोट्स शेयर कर रही हूँ, वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यूसेट का कोई ऐसा टेस्ट नहीं गुजरा जिसमें उसमें से MCQs ना आया हो। उसमें से आपके एक और समटाइम 2 MCQs लाजमी लगते हैं। और उन नोट्स को बनाने के लिए मेरा तो काफी टाइम कंज्यूम हुआ था, और आप उन टॉपिक्स को जस्ट फ्यू मिनट्स के अंदर अंदर कवर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अगर हम दूसरे सब्जेक्ट्स देखें, जैसे कि बायोलॉजी है या केमिस्ट्री है, बायोलॉजी तो इतना इजी सब्जेक्ट है कि काफ़ी हद तक स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से कवर कर लेते हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री भी काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। बट फिजिक्स वो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जो कि स्टूडेंट को काफ़ी कंफ्यूज करता है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली स्टूडेंट कॉन्सेप्ट्स में उलझते रहते हैं और उनका टाइम कंज्यूम होता रहता है, जबकि यूसेट के टेस्ट में इतने कॉम्प्लिकेटेड MCQs नहीं आते। लेकिन अगर आपको कोई सही तरीके से गाइड करने वाला मिल जाए तो आप अपना टाइम सेव करते हुए फिजिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों को फिजिक्स की प्रिपरेशन करवाऊं, ताकि ये जो टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है इससे आपका टाइम सेव हो सके। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूंगी, मेरी कोशिश तो यही होगी कि मैं आपको तीनों सब्जेक्ट्स करवा दूं। लेकिन अगर इन केस मैं नहीं भी करवा पाती तो मैं आप लोगों को ये श्योरिटी देती हूँ कि मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन लाजमी करवाऊंगी। बायोलॉजी को मैंने इसीलिए लास्ट पे रखा है कि वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं तीनों सब्जेक्ट्स की करवा दूं, और मैं कोशिश करके एक वीडियो में 2-2, 3-3 चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करूंगी। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। अच्छा, तो हमारा फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है मेजरमेंट्स। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप स्टार्ट से करें, इसमें से जस्ट आपने कुछ इंपॉर्टेंट सी ही चीज़ें करनी है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, उनमें सबसे पहले आ जाती हैं, इस चैप्टर में आपने सबसे पहले इस टेबल को याद करना है। इस टेबल में बेसिकली आप लोगों को बेस यूनिट्स बताए गए हैं। समटाइम क्या होता है कि यूसेट के टेस्ट में आपको 3 ड्राइव्ड यूनिट्स दे दिए जाते हैं और एक बेस यूनिट दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा बेस यूनिट है। सो आपने ये बेस यूनिट्स लाजमी याद कर लेने हैं। ये कौन कौन से मैं आपको बता देती हूँ। इस टेबल के अंदर ये जो 7 क्वांटिटीज हैं ये बेस क्वांटिटीज हैं, और इनके यूनिट बेस यूनिट्स कहलाते हैं। इसके अलावा जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटीज हैं वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, और उनके यूनिट्स भी ड्राइव्ड हैं। सो सबसे पहली बेस क्वांटिटी है हमारे पास लेंथ, और उसका यूनिट है मीटर। आपने जस्ट इन क्वांटिटीज को और उनके यूनिट्स को याद करना है और कुछ भी नहीं। मास हमारे पास बेस क्वांटिटी है और इसका यूनिट है kg, किलोग्राम। टाइम भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है और उसका यूनिट है सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट बेस क्वांटिटी है और इसका यूनिट है एम्पेयर, कैपिटल A से शो किया जाता है। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक या टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का यूनिट हमारे पास केल्विन है, जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्वेश्चन प्रीवियस पास पेपर्स में आ चुका है। मुझे एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं कि कौन से साल में आया है, लेकिन यूसेट के किसी पेपर में इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट पूछा गया था। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है कैंडेला, जिसे सीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। लास्ट है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट है हमारे पास मोल, और उसे MOL इस हाफ स्पेलिंग के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने यहाँ से जस्ट इन बेस क्वांटिटीज को याद करना है और इनके यूनिट्स याद करने हैं, और कुछ भी इसमें याद नहीं करना आपने। उसके बाद आपने आ जाना है ड्राइव्ड यूनिट्स पर। अच्छा, अब हम यहाँ पर कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स देख रहे हैं, लेकिन आपको फिजिक्स में इसके अलावा भी और यूनिट्स कवर करने होंगे। यहाँ पर फोर्स हमारे पास एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इसका यूनिट है हमारे पास न्यूटन, ठीक है, और इसका सिंबल है N। लेकिन बेसिकली ये कौन सी बेस क्वांटिटी से लिया गया है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मास और यहाँ पर लेंथ, यहाँ पर मास, ये M लेंथ से और ये S टाइम। तो बेसिकली 3 हमारे पास बेस क्वांटिटीज थी, मास, लेंथ और टाइम। उनको लेकर हमारे पास फोर्स का यूनिट बनाया गया है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और जिसे हम न्यूटन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी वर्क, जिसका यूनिट है जाउल, और जाउल किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर के। और न्यूटन मीटर को देखा जाए तो वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखिए, किलोग्राम दोबारा मास से आया,
ये मीटर लेंथ से आया और ये एस सेकंड ये टाइम से आया। तो बेसिकली ये सारे जो यूनिट्स हैं ये ड्राइव किए गए हैं बेस क्वांटिटीज से, तो इसीलिए इन्हें ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है और इनके यूनिट्स को ड्राइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पावर। पावर का यूनिट होता है वाट, जिसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वाट बराबर होता है जाउल पर सेकंड के, और जाउल पर सेकंड बेसिकली कहाँ से ड्राइव किया गया है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। उसके बाद है प्रेशर। प्रेशर का यूनिट है पास्कल, जिसे पीए से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है हमारे पास कूलम, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि बराबर होता है एम्पेयर पर सेकंड के। एम्पेयर अब कौन सी बेस क्वांटिटी से लिया गया है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, और सेकंड टाइम। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट और टाइम इन दोनों से लेकर इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट बनाया गया है। तो इस चैप्टर में से आपने पहले ये दो टेबल्स याद कर लेनी है, जिनमें बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स आ जाते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप थोड़ा बहुत ऊपर से देख लें, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स में से सम टाइम क्वेश्चंस आ जाते हैं और सम टाइम मैथ्स के पोर्शन में आते हैं। फिजिक्स के पोर्शन में बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन मैथ्स के पोर्शन में एक दो एमसीक्यूज आ जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिक से प्रिंसिपल्स बता देती हूँ। सो सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, और वो जीरो जो कि नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ इस तरह के नंबर्स होते हैं लाइक 0.023। तो इस तरह की जितनी भी वैल्यूज होती हैं तो उसमें ये लीडिंग जीरो, यानी वो जीरो जो कि नंबर से पहले स्टार्ट हो रहे हैं और डेसिमल से भी पहले हैं, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। इसमें ये दोनों जीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ये दो नंबर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इस तरह के सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाते हैं लाइक 300.0। तो इसमें ये जितने भी जीरो हैं ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। अच्छा, आपने ये देखना है कि वो जीरो जो कि नंबर से पहले आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, लेकिन वो जीरो जो नंबर्स के बाद आ रहे हैं और उनके दरमियान कोई डेसिमल मौजूद है वो जीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाते हैं। उसके बाद इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो कवर किया जाए। उसके बाद इस चैप्टर में जो मेन चीज है वो है डायमेंशंस। डायमेंशंस आपको याद करनी है और डायमेंशंस में से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, डायमेंशंस कैसे निकाली जाती हैं वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। लेट्स सपोज हम वेलोसिटी को ही ले लेते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, v = s/t। s हमारे पास किस चीज को शो कर रहा है, डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस किस चीज में मेजर किया जाता है, मीटर में, और मीटर किस चीज का यूनिट है, लेंथ का। तो हम s की जगह क्या रखेंगे, l। और उसके बाद t किस चीज को शो कर रहा है, टाइम को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे t। ठीक, तो हम यहाँ पर s की जगह पर l को रख देंगे और स्मॉल t की जगह कैपिटल T को। और अब हमने क्या करना है, इस t को ऊपर लेकर जाना है। ये l हम ऐसे ही सेम रख देंगे और जब ये t ऊपर जाएगा, ये यहाँ पर प्लस का t है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये t-1 हो जाएगा। बेसिकली ये हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई l-1। ये वेलोसिटी की डायमेंशन है। तो आपने इस तरह से जिस भी चीज की डायमेंशन आपको निकालनी हो, आपने उसका फार्मूला पुट करना है और फिर उसके फार्मूला के अंदर उनकी बेस क्वांटिटीज को पुट करना है और उनको अरेंज कर लेना है, आपकी डायमेंशन आ जाएगी। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी खास नहीं है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल इस चैप्टर में से एमसीक्यूज लाजमी आते हैं, लेकिन ये चैप्टर आपने इतना डीपली कवर नहीं करना। इसमें क्या कवर करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। अच्छा, वेक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ पर हम उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन सच एज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर बेसिकली इनके कहने का मतलब है ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको अपनी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताने के लिए मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड हो और डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड हो, उनको वेक्टर्स कहते हैं। और वेक्टर्स में आपने यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। नीचे आ जाए एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में आपने जस्ट ये कवर करना है कि एडिशन ऑफ वेक्टर का रूल क्या है। एडिशन ऑफ वेक्टर का रूल है हमारे पास हेड टू टेल रूल। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। हेड टू टेल रूल किस तरह से किया जाता है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है।
अब आपने फर्स्ट वेक्टर की हेड में सेकंड वेक्टर की टेल को ऐड करना है। इसी तरह से जितने भी वेक्टर्स हैं आपने उनको ऐड करते जाना है। हेड टू टेल रूल बेसिकली यही होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो ये हमारे पास वेक्टर ए है, एक वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर हम एडिशन ऑफ वेक्टर का रूल फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने वेक्टर बी ऐड किया वेक्टर ए की हेड में, ठीक। अब हमारे पास वेक्टर ए की टेल से लेकर वेक्टर बी के हेड तक का जो डिस्टेंस है, ये दरमियान का रास्ता, बेसिकली ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर का रूल हमने सीख लिया और रिजल्टेंट वेक्टर भी हमें पता चल गया कि क्या है। तो आपने इन चीजों की डेफिनेशंस याद कर लेनी है। अब हमारे पास आ जाता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में आपने जस्ट ये चीज याद रखनी है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन सेम होता है वेक्टर एडिशन के, बस उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है। ये चीज आपने याद रखनी है। हो सकता है कि आपके टेस्ट में आ जाए। ज्यादा डीप आपने नहीं पढ़ना, जिस तरह से मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर से पढ़ा रही हूँ आपने इन चैप्टर्स को उसी तरह से ऊपर ऊपर से कवर कर लेना है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। सो इससे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन मैं आपको एहतियाती तौर पर ये टॉपिक भी करवा देती हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए का किसी नंबर के साथ, ठीक है, n, जो कि 0 से बड़ा हो, और उसको हम लिखते कैसे हैं, एन ए। यानी देखिए, अब वेक्टर ए उसको हमने मल्टीप्लाई करवाया किसी भी नंबर से जो 0 से बड़ा था, तो उनके मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर का रिजल्ट होगा। सो बेसिकली इससे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अगर आप कवर करना चाह रहे हैं तो कर लें। अच्छा, अब हमारे पास है यूनिट वेक्टर। इसकी डेफिनेशन आपने लाजमी तौर पे याद रखनी है, किसी सूरत आपने स्किप नहीं करनी। अब ये क्या होता है, अ यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1 इन दैट डायरेक्शन। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। आपने यहाँ तक ये स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखना है। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि हमारे पास ऐसा गिवन वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड एक ही डायरेक्शन में हो, विद मैग्नीट्यूड 1 इन दैट डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में। सो बेसिकली वो यही कह रहा है कि उनका मैग्नीट्यूड जो है उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, और मोस्टली ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। अब आ जाते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर और इक्वल वेक्टर, इनकी डेफिनेशंस भी आपने लाजमी याद रखनी है। एग्जाम में आती हैं, अक्सर आती हैं। सम टाइम नल वेक्टर पूछते हैं, सम टाइम इक्वल वेक्टर पूछते हैं, और कभी कभार यूनिट वेक्टर भी पूछ लिया जाता है। सो बेसिकली नल वेक्टर क्या होता है, इट इज अ वेक्टर ऑफ 0 मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, द सम ऑफ अ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज अ नल वेक्टर। अच्छा, ये क्या होता है, हमारे पास ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो किसी भी डायरेक्शन में। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो किसी भी डायरेक्शन में, वो हमारे पास नल वेक्टर होता है। और वो किस सिचुएशन में होगा, अब आप देखें, हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक, ये पॉजिटिव है, और इसी का नेगेटिव वेक्टर अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, ठीक है। इसके हेड में हम इसकी टेल ऐड कर दें तो बेसिकली ये क्या बन रहा है, वापस उसी पॉइंट को आ रहा है, तो ये हमारा नल वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल भी दी है, सम ऑफ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर। सम हो वेक्टर और उसी के नेगेटिव वेक्टर का सम हो तो वो हमारे पास क्या होगा, नल वेक्टर होगा। उसके बाद आ जाता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, 2 वेक्टर्स ए एंड बी, यानी 2 वेक्टर्स हो हमारे पास, से टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 वेक्टर्स हो जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, वो इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। इसके अलावा नीचे है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। आप इसको स्किप कर दें, इसमें से भी क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन अगर आप फिर भी पढ़ना चाह रहे हैं तो आपने ऊपर ऊपर से जस्ट इसको रीड आउट कर लेना है और थोड़ा बहुत इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, अदरवाइज इसमें से चीजें नहीं आती। उसके बाद है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। अब बेसिकली पोजीशन वेक्टर क्या है, आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द पोजीशन वेक्टर आर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। अच्छा, बेसिकली इस वेक्टर में क्या होता है कि वेक्टर की लोकेशन बताई जाती है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसके ओरिजिन से उसकी लोकेशन बताई जाती है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक वेक्टर है और इसका ओरिजिन क्या है, ये। अब यहाँ पर इस वेक्टर की लोकेशन उसके ओरिजिन से बताई गई है, तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। आपने इन तमाम वेक्टर्स की जस्ट डेफिनेशंस कवर करनी है, पर डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। डेफिनेशंस आपने
बहुत अच्छे से याद करनी है, कुछ भी स्किप नहीं करना। अब हमारे पास टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में आपको जस्ट सिंपल सा बता देती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट आ जाते हैं। एक होता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट्स, यानी स्केलर प्रोडक्ट और उससे डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आपके पास रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी आ जाती है तो उसे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है, जिसकी एग्जांपल भी हमारे पास नीचे, जैसे आप ये देख लें एफ डॉट डी। एफ हमारे पास क्या है, फोर्स, और फोर्स को जब हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, वर्क डन, क्योंकि एफ डॉट डी किस चीज का फार्मूला है, वर्क डन का। जो प्रोडक्ट आया इन दोनों वेक्टर्स का, वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसीलिए उसे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। और इसमें खास कुछ भी आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और आपके पास रिजल्ट में वेक्टर क्वांटिटी ही आए तो वो आपका वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। अब कैसे, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। ये एग्जांपल जो कि मेरे पास टॉर्क की एग्जांपल है। तो ये मेरे पास टॉर्क की एक एग्जांपल है। टॉ इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अच्छा एफ क्या है, फोर्स है, ठीक, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पर डी बेसिकली डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस को मैंने वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहा, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन टॉर्क के केस में बेसिकली क्या होता है कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट की तरह होता है, यानी वो जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है और स्ट्रेट डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इसीलिए वो एज अ डिस्प्लेसमेंट भी सेम रिजल्ट ही होता है, एज अ डिस्टेंस भी उसका रिजल्ट सेम होता है। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है, टॉर्क, और टॉर्क हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा आपने इसमें से और खास कुछ भी नहीं करना। अब हमारे पास आ जाता है टॉर्क। अच्छा अब देखें यहाँ पर टॉर्क के केस में मैंने डिस्टेंस को वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहा। अब देखें टॉर्क इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक, अब टॉर्क इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर है, इसके स्ट्रेट। अगर आप यहाँ से इनका डिस्प्लेसमेंट निकालें तो वो भी यही होगा। तो बेसिकली ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, इसीलिए मैंने इस डिस्टेंस को वेक्टर क्वांटिटी कहा। तो इसीलिए मैंने कहा कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आपके पास वेक्टर आया, तो इसीलिए वो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट था। अब मैं आपको टॉर्क अपने नोट्स में से ही करवा देती हूँ कि आपने जस्ट वही चीजें करनी है। अच्छा ये मेरे पास नोट्स हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि टॉर्क होता क्या है। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क। जो टर्निंग इफेक्ट होता है किसी भी फोर्स का, उसे टॉर्क कहा जाता है। कैसे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब आप देखें, जब इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई होगी, मैं यहाँ से लेट सपोज फोर्स अप्लाई कर रही हूँ इस पॉइंट पर, मैं इसे मूव करवाना चाह रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा हैंड जो है वो मूव करेगा। तो ये यहाँ स्ट्रेट पोजीशन में, फिर ये भी मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, टर्न करेगा। अच्छा इसके रिजल्ट में हमारे पास एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जिससे ये टर्न करेगा, तो उस टर्निंग इफेक्ट को बेसिकली टॉर्क कहा जाता है। अब हमारे पास है टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूवमेंट आर्म। वो इस तरह से कि बेसिकली प्रोडक्ट है किसका, फोर्स का, ठीक, और डिस्टेंस का, इस पर लगने वाली फोर्स और इस डिस्टेंस का, और इस डिस्टेंस को मूवमेंट आर्म भी कहा जाता है। और डिस्टेंस कैसा है, परपेंडिकुलर। आप अगर देखें तो इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली हमारे पास टॉर्क क्या है, प्रोडक्ट है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। मूवमेंट आर्म इज अ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस टू द फोर्स एक्शन एरिया। मूवमेंट आर्म बेसिकली क्या है, मूवमेंट आर्म है डिस्टेंस, उस पॉइंट से जहां फोर्स एक्ट करिए वहां से लेकर एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, मूवमेंट आर्म कहलाता है। टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक वर्ड टॉर्क, ये आप लोगों को मालूम होगा, और ये टॉर्क का फार्मूला है, आप इसे देख सकते हैं। नीचे है एज फार एज फोर्स अप्लाई फ्रॉम एक्सिस इट प्रोड्यूस हाई टर्निंग इफेक्ट विथ लो फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि फोर्स जितना दूर से अप्लाई होगी टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ।
अगर देखें ये मूवमेंट आर्म बड़ी है और ये वाली मूवमेंट आर्म छोटी है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो इसकी मूवमेंट कम होगी, ठीक है, और कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर हम ज्यादा डिस्टेंस से फोर्स करेंगे तो ये इजीली मूव हो जाएगा और उसके रिजल्ट में जो है टॉर्क वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं, इफ फोर्स इज अप्लाइड टू द नियर टू एक्सिस इट प्रोड्यूस लो टर्निंग इफेक्ट विथ हाई फोर्स। जैसे ही मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल में भी बताया कि फोर्स अगर जो है वो एक्सिस के करीब से अप्लाई की जाएगी तो टर्निंग इफेक्ट बहुत ही लो होगा। उसके बाद है, इफ फोर्स अप्लाई ऑन द एक्सिस इट प्रोड्यूस जीरो टॉर्क। अच्छा, अगर हम फोर्स जो है वो डायरेक्ट एक्सिस के ऊपर ही अप्लाई करें तो हमारे पास टॉर्क जीरो होगा। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टर्निंग इफेक्ट काज ही नहीं होगा। जब टर्निंग इफेक्ट नहीं काज होगा तो उस रिजल्ट में हमारे पास टॉर्क क्या होगी, जीरो होगी। उसके बाद है, द यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। अच्छा, यहाँ पर है, क्लॉकवाइज टॉर्क टेक इज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क टेकन इज पॉजिटिव। अच्छा, बेसिकली ये है कि क्लॉकवाइज जो टॉर्क जा रही होगी हम उसे नेगेटिव लेंगे और जो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगी उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। उसके बाद है, टॉर्क इज ऑलवेज अप्लाई इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही अप्लाई की जाती है और टॉर्क हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क में आपने इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं करना। अच्छा, टॉर्क का यूनिट है हमारे पास न्यूटन मीटर। अब टॉर्क यहाँ पर कवर हो जाता है। इसके अलावा है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम भी मैं आपको नोट्स में से ही करवा देती हूँ और इक्विलिब्रियम भी जस्ट आपने ऊपर ऊपर से कर लेना है। अच्छा, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, जिसे हम अपने नोट्स से कवर करने जा रहे हैं और आपने जस्ट सिर्फ इतना ही कवर करना है जो इस नोट्स में मेंशन है। इससे ज्यादा आपको कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका यूसेट का टेस्ट इजी होता है, इतने कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज नहीं होते। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि एमडीकेट बहुत मुश्किल होता है, उसके कंपैरिजन में यूसेट के जो एमसीक्यूज होते हैं वो इंतहाई बेसिक लेवल के होते हैं। अच्छा, तो आइए अब हम इक्विलिब्रियम को देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, किसी चीज पर जब फोर्स अप्लाई हो रही होगी तब उसका इक्विलिब्रियम स्टेट में होना। वो कैसे हो सकती है, आइए हम देखते हैं। व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम और व्हेन अ बॉडी हैव जीरो एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यानी उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म हो, तो वो हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कहलाएगा। या हमारे पास कोई बॉडी रेस्ट की फॉर्म में है तो ऑब्वियसली जब वो रेस्ट की फॉर्म में है तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक। लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तब भी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। और तीसरी बात ये कि जब हमारे पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगी। तो जब हमारे पास बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी तब हमारे पास एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, जीरो, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास आ जाती है टाइप्स इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स होती हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, स्टैटिक नाम से जाहिर है कि रेस्ट की पोजीशन में होगी, ठीक है। तो स्टैटिक वो इक्विलिब्रियम्स होते हैं जब बॉडी हमारे पास क्या हो, रेस्ट की पोजीशन में हो। व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट द बॉडी सेड टू बी इन अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी जब हमारे पास कोई बॉडी रेस्ट की फॉर्म में है तो हम क्या कहेंगे, सिंपली वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। उसकी एग्जांपल है चेयर ऑन अ सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर चेयर का होना, या आप बुक रख दें टेबल के ऊपर। अच्छा, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की कौन सी टाइप है, स्टैटिक टाइप है, क्योंकि वो चीजें हमारे पास क्या है, रेस्ट में है। देन आ जाता है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द बॉडी सेड टू बी इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बॉडी मूवमेंट में होगी, रेस्ट की फॉर्म में नहीं होगी, मूव कर रही होगी और मूव यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कर रही होगी, तब वो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इसकी एग्जांपल है लीफ फ्लोइंग इन एयर, हवा में उड़ता हुआ पत्ता। अच्छा, अब हम यहाँ पर सिंपल सी बात है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कंडीशन कौन सी होती है, सेकंड कौन सी होती है, आइए देख लेते हैं।
कि आपने जस्ट इतना याद रखना है, फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि उस बॉडी के ऊपर अप्लाई होने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं उन सबका सम क्या होना चाहिए, जीरो। यानी मेरे पास जो बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं F1, F2, F3, F4, जब आप इन सबको प्लस करें तो वो किसके इक्वल हो, जीरो। यानी उसके ऊपर लगने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं उनका सम जीरो होना चाहिए, जीरो फोर्स होनी चाहिए, ठीक। तो सेकंड कंडीशन ये है कि सबसे पहले वो बॉडी फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करेगी, ठीक है, और उसके बाद उस बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाला टॉर्क भी क्या होगा, जीरो। अच्छा, अगर हमारे पास कोई बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो होगा, और सेकंड कंडीशन में क्या है कि लगने वाला टॉर्क भी जीरो ही होगा। अब आ जाती है हमारे पास स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली कितनी स्टेट्स होती हैं, 3 स्टेट्स होती हैं। पहली स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस एंड आफ्टर डिस्प्लेस it come back to its original position, the body said to be in stable equilibrium। यानी जब आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर दें, एक जगह से मूव करवाएं दूसरी जगह पर और वो वापस उसी जगह पर आ जाए, यानी डिस्प्लेस होने के बाद वो उसी जगह पर वापस आ जाए तो उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। आइए एग्जांपल्स से समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है स्प्रिंग और पोनी। अब देखिए स्प्रिंग आपके पास है, जब आप स्प्रिंग को खींचेंगे, स्क्रैच करेंगे, तो बेसिकली स्प्रिंग का शेप जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्यों, जब वो रेस्ट की पोजीशन में था तो उसके जो टर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा करीब करीब थे, लेकिन जब आपने उनको स्क्रैच किया तो उनके टर्न्स में डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक। लेकिन जब आप उसे छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी उसी पोजीशन को आएगा, तो इसीलिए वो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अच्छा, अब है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेस एंड इट डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, द बॉडी इज सेड टू बी एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी जब किसी चीज़ को, किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाया जाए अपनी जगह से और वो दोबारा अपनी उसी जगह को वापस ना आए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वापस ना आए, तो वो हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कटिंग ऑफ पेपर। अब आप खुद देखें, जब आप किसी पेपर को कट करेंगे, कट करने के बाद क्या पेपर वापस अपनी उसी जगह पर आ सकता है जैसे वो पहले था, नहीं आ सकता। तो इसीलिए ये हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब लास्ट है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम देयर पोजीशन इट विल रिमेन देयर ओरिजिनल पोजीशन बट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अच्छा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या कह रहा है कि जब आप एक बॉडी को डिस्प्लेस करें अपनी एक जगह से दूसरी जगह, तो वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाए मगर अपनी शेप को चेंज ना करे बिल्कुल भी। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट के जहन में अब ये क्वेश्चन आएगा कि आपने अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया कि जब हम एक स्प्रिंग को स्क्रैच करते हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन को आ जाता है, ठीक है, और उसका जो शेप है वो भी चेंज नहीं होता। अब देखें, जब आप स्प्रिंग को स्क्रैच करते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लेकर जाते हैं, तब उसका शेप चेंज होता है क्योंकि उनके जो टर्न्स का डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक। लेकिन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं होता। जो ऑब्जेक्ट की या बॉडी की शेप है वो सेम ही रहती है। आप उसे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव करवा दें, वो हमेशा क्या होगी, सेम रहेगी। तो सिर्फ एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव कर जाएंगे। एग्जांपल है किक टू बॉल, मोशन ऑफ कार, etc। जब आप किसी बॉल को किक करेंगे तो वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव कर जाएगी, लेकिन उसकी शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। अपनी ओरिजिनल पोजीशन से लेकर नेक्स्ट पोजीशन के जाने तक ना तो उसकी शेप चेंज होगी और ना ही उसमें कोई और डिफरेंस आएगा। वो जस्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगी पर शेप चेंज नहीं करेगी। तो ये था हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। इसी के साथ हमारे ये 2 चैप्टर्स का एंड होता है। इसके अलावा आपको इन दोनों चैप्टर्स में और कोई खास चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब मैं आप लोगों के साथ वो नोट्स शेयर कर देती हूँ जिसको बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन वो अब मैं आपके साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करने जा रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो सके और वो नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे क्योंकि आपके यूसेट के टेस्ट में उन नोट्स में से MCQs लाजमी आने वाला है। सो ये है मेरे पास वो नोट्स जिसमें है SI यूनिट्स। जी हाँ, यूसेट के जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें हर टेस्ट में 1 या 2 क्वेश्चन SI यूनिट्स के लाजमी आते हैं जिनमें आप लोगों से किसी चीज़ का यूनिट पूछ लिया जाता है। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों बुक से फिल्टर करके जितनी भी चीज़ों के यूनिट्स हैं उन तमाम यूनिट्स को निकाल कर नोट्स बनाए हैं। यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की
बुक्स के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं वो तमाम यूनिट्स मैंने यहाँ नोट्स की फॉर्म में निकाले हैं और अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये आपने लाजमी याद करने, हर सूरत याद करने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी है। आप इनको अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा और उसके बाद इनको मेमोराइज करते रहिएगा और आपको टेस्ट तक ये तमाम यूनिट्स अच्छे से याद होने चाहिए। तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले है टॉर्क का यूनिट। तो टॉर्क का यूनिट हमारे पास क्या है? न्यूटन मीटर। और यही यूनिट हमारे पास किसका होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंटम का यूनिट है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड और इसे हम न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। हमारे पास एक क्वांटिटी के जितने भी यूनिट्स हैं, यानी जो 2 या 3 यूनिट्स हैं, मैंने वो सारे यहाँ पर लिख दिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इसी तरह से वर्क का यूनिट हमारे पास क्या है? जाउल, और जो के बराबर किसके होता है? न्यूटन मीटर के। पावर का यूनिट है हमारे पास वाट और किलोवाट पर आवर। पावर का यूनिट आपको हमेशा क्या दिया जाएगा? वाट अक्सर, लेकिन सम टाइम वाट नहीं होता, तब वहां पर आपने किलोवाट पर आवर को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद एनर्जी का यूनिट भी जाउल है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास रेडियन है। और यहाँ पर ये मैंने कुछ वैल्यूज लिख दी हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको मालूम होनी चाहिए। सम टाइम ये प्रॉब्लम मैथ्स के क्वेश्चन में भी लग जाती है, ठीक है। तो एक रेडियन हमारे पास बराबर होता है 360 डिग्री के। उसके बाद है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का है रेडियन पर सेकंड। अब देखें, जस्ट वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और एंगुलर वेलोसिटी का क्या है? रेडियन पर सेकंड। आपने जस्ट मीटर की जगह किसे यूज करना है? रेडियन यूज करना है। एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें, सिंपल एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन है तो क्या होगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इनमें जस्ट आपने क्या करना है? मीटर को रेडियन से रिप्लेस कर देना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज, जिसे HZ से भी शो किया जाता है और इसे CPS से भी शो किया जाता है। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, जिसे कैपिटल N से शो किया जाता है। अच्छा, प्रेशर और स्ट्रेस, इन दोनों का यूनिट हमारे पास सेम है, जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन कॉमनली इसे पास्कल कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास है इम्पल्स। इम्पल्स का यूनिट है न्यूटन सेकंड। उसके बाद है हमारे पास एरिया। एरिया का है मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर। डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर। चार्ज का यूनिट है कोलम, जिसे हम कैपिटल C से भी शो करते हैं। करंट का यूनिट है एम्पेयर, ठीक। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहा जाता है, और उसके साथ पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है। ये तीनों नाम जस्ट इस एक ही चीज के हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इनका यूनिट है हमारे पास न्यूटन पर कूलम। क्या है यूनिट? न्यूटन पर कूलम, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है N पर C, जिसे कैपिटल N/C से शो किया जाता है, जो बराबर किसके होता है? वॉल्यूम पर मीटर के। देन है हमारे पास कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट है फैराड, जो कि बराबर होता है कूलम पर वोल्ट के, और उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन कॉमनली आपको जो मिलेगा वो फैराड ही मिलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका यूनिट है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका यूनिट है जाउल पर कूलम, पर कॉमनली वोल्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको ये दोनों यूनिट्स याद होने चाहिए। सम टाइम आपको कॉमन यूनिट नहीं भी दिया जाता, लेकिन मोस्टली आपको कॉमन यूनिट मिल जाता है। लेकिन अगर इन केस आपको ये कॉमन यूनिट ना मिले, ये नेम दे दें, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। लाइट इंटेंसिटी का यूनिट है हमारे पास कैंडेला। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, और ये बराबर किससे होता है? वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट, ठीक। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इनका यूनिट में थोड़ा डिफरेंस है। रेजिस्टेंस का यूनिट है जस्ट ओहम, रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओहम मीटर। क्या है? ओहम मीटर। और ये हमारे पास ओहम का सिंबल है, आपने जस्ट इसके आगे M लगा देना है, ओहम मीटर। कंडक्टेंस, अच्छा यहाँ पर आपको मैं एक प्लस पॉइंट दे रही हूँ, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि रेजिस्टेंस कंडक्टेंस के बिल्कुल अपोजिट है, तो आपने जस्ट इनके यूनिट भी अपोजिट कर देने हैं। रेजिस्टेंस के लिए क्या है? OHM ओहम, ठीक।
अब आपने कंडक्टेंस के लिए उसी यूनिट को जस्ट उल्टा कर देना है, MHO, मोहो, ठीक। और इसे सीमन भी कहा जाता है, आपने एहतियातन याद रख लेना है, ठीक है। अब हमारे पास है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी को भी आपने जस्ट रेजिस्टिविटी का इन्वर्स कर देना है, उसका बिल्कुल उलट कर देना है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ओहम पर मीटर पर, ठीक, ओहम -1 और मीटर -1, ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको ये मिलेगा मोहो पर मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी में जो ओहम था उसको उल्टा कर दिया और मीटर था वहां पर आपने इसको पर मीटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, ठीक, जिसका यूनिट है जाउल पर कूलम, बराबर किसके है, वोल्ट के। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का यूनिट हमारे पास है टेस्ला, जो कि बराबर होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के, और आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, बट कॉमनली टेस्ला ही मिलेगा आपको। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, जो कि बराबर होता है वेबर के, और उसे WB से लिखा जाता है। लेकिन आपको ये दोनों यूनिट्स आने चाहिए, ठीक है, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर भी और वेबर भी। उसके बाद है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसका यूनिट है वेबर पर मीटर, WB M-1 वेबर पर मीटर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने फिजिक्स के 2 चैप्टर्स को कवर किया और इसके साथ साथ फिजिक्स के तमाम इंपॉर्टेंट यूनिट्स को भी कवर किया। अच्छा, अगर आपने यूसेट की प्रिपरेशन के हवाले से हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखी तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर अपने यूसेट की प्रिपरेशन को मुकम्मल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।